पश्चिमी जो आजकल जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार जो कुछ भी चलता है उसमें मनु को तो एक मिथक मानते हैं और पुराणों की जो वंशावली है उनको भी मिथक मानते हैं, पुराणों को भी मिथक मानते हैं। वेदों के समय से लेकर के बुद्ध तक 1000 वर्षों में बिल्कुल एक तरीके से प्री हिस्टोरिक कह देते हैं उसको। बुद्ध से पीछे जाने पर उसे प्राग ऐतिहासिक समय कहते हैं। तो इतिहास का समय या इतिहास से पूर्व का समय ये तभी संभव है पहले आप पूरा साहित्य जिस सभ्यता ने पैदा किया हो उस समय को आप पूर्व इतिहास कहना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। विलियम जोन्स जो फर्स्ट जिन्होंने वो किया उनकी भी मानसिकता ये कि भारतीयों को कैसे कन्वर्ट किया जाए ये प्रथम उनका उद्देश्य, क्योंकि उनके बचपन से एक माइंडसेट उनके पास था बाइबल। न्यूटन ने तो ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि 1920 में एपोकैलिप्स हो जाएगा, डे ऑफ लास्ट जजमेंट 1920 में उन्होंने निश्चित कर दिया था। उसके तो 100 साल ऊपर निकल गए। हाँ, तो वो ये था कि 6000 वर्ष जैसे समाप्त होंगे उस समय प्रलय आएगा, एक वो मान्यता थी पश्चिम में। आपने ये भी कहा कि चंद्रगुप्त जो है वो 2 नहीं बल्कि 3 थे। तो आपके अनुसार अलेक्जेंडर के भारत आने या ना आने से भारत के कालक्रम में कोई अधिक महत्व नहीं होता। वो प्रातस्मरणीय रोमिला था आपका, वो कहते हैं कि ये बेडरॉक ऑफ द इंडियन क्रोनोलॉजी। ये बेडरॉक नहीं है, ये तो छोटा मोटा कंकर है बस आपके बस। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की, कालक्रम की, क्रोनोलॉजी की। और हमारे साथ है वेदवीर आर्य जी, जिनकी पुस्तकें जो है आप देख पा रहे होंगे, ये 4 पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं कालक्रम के ऊपर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदवीर जी। हाँ, नमस्कार संजय जी, और मैं जयपुर डायलॉग में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है एक बार पुनः। तो ये जो 4 पुस्तकें हैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा केवल संक्षेप में बता दें, ये 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जी, क्योंकि भारतीय कालक्रम का प्रारंभ होता है मनु से लेकर के, तो मनु से लेकर महाभारत तक की जो क्रोनोलॉजी है वो एक पुस्तक में दी गई है कि हमारी क्रोनोलॉजी ब्रह्मा के पुत्र सरस्वती के पुत्र मनु से लेकर के महाभारत काल तक, फिर महाभारत काल से लेकर के मध्यकाल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मराठा वार जो पानीपत में हुआ था उस समय तक की क्रोनोलॉजी कैसे बनती है, क्योंकि उसके बाद की क्रोनोलॉजी तो स्पष्ट रूप से अंग्रेज़ों की क्रोनोलॉजी आती है मराठा वार के बाद। तो ये 2 वॉल्यूम्स में लाया गया है क्योंकि ये बहुत एक विस्तृत विषय है। कुछ क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है बुद्ध और आदि शंकराचार्य की तिथि को लेकर के और शक संवत को लेकर के, इसलिए 2 वॉल्यूम्स में है। उसके बाद एक और समस्या आती है, जैसे ही भारतीय पारंपरिक क्रोनोलॉजी को आपको आधुनिक जो वेस्टर्न क्रोनोलॉजी उसके साथ लिंक करके जब आप सामंजस्य करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय कालक्रम में कुछ विसंगतियाँ आती हैं। उसके निराकरण के लिए एक 4थी पुस्तक है, ये द ओरिजिन ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ये वेस्टर्न क्रोनोलॉजी में जो विसंगतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए ताकि भारतीय कालक्रम के साथ सामंजस्य हो, ये 4था पुस्तक है उसमें। जी, तो आपने मनु से महाभारत तक का एक अलग से पुस्तक लिखी है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो पश्चिमी जो आजकल जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार जो कुछ भी चलता है उसमें मनु को तो एक मिथक मानते हैं और पुराणों की जो वंशावली है उनको भी मिथक मानते हैं, पुराणों को भी मिथक मानते हैं। वेदों को तो चलिए गनीमत है कि साहब वेदों को तो मानते हैं कि हाँ भाई ये कुछ हैं, लेकिन बाकी पुराणों को तो वो पूरी तरह से मिथक मानते हैं। तो फिर ऐसे में आपने इसको किस प्रकार से इसका शोधन किया? ये जो है एक है ना एक बीमारी भी होती है कुछ लोगों में ना, उनको एक लेवल तक दिखता है उसके बाद दिखाई नहीं देता है। तो ये एक समस्या है, जैसे कह सकते हैं कि जो कि उनके बुद्धि पर एक पर्दा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो एक सीमा के बाद नहीं देख सकते। इसलिए आधुनिक इतिहास की किताबों में क्रोनोलॉजी बुद्ध तक ये लोग आपको एक तरीके से स्थापित दिखाते हैं।
उसके आगे इनको नहीं पता क्रोनोलॉजी कैसे बनती। इसीलिए वेदों से लेकर के, वेदों के समय से लेकर के बुद्ध तक 1000 वर्षों में एक बिल्कुल एक तरीके से प्री हिस्टोरिक कह देते हैं उसको। अब ये नहीं समझ में आता है जिसका इतना विस्तृत साहित्य हो वो कालखंड ये प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक कहते हो, कैसे हो सकता है? बुद्ध से पीछे जाने पर उसे प्रागैतिहासिक समय कहता है। तो इतिहास का समय या इतिहास से पूर्व का समय ये तभी संभव है पहले आप पूरा साहित्य जिस सभ्यता ने पैदा किया हो उस समय को आप पूर्व इतिहास कहना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। और भारत का इतिहास वो ब्रह्मा मनु सप्तर्षि ये वहाँ से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जब से हमने इतिहास को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया भारतीय इतिहास में, वो ब्रह्मा के पुत्र मनु से ही है। और यही सारा हमारे पूरे भारत की, चाहे किसी भी कोने से आप कोई भी सोर्स उठा के देख लीजिए, ये भारतीय इतिहास का प्रारंभ वहीं से होता है और वही पुराणों में भी वर्णित है। समस्या है कालक्रम को कैसे इसको सुलझाया जाए, उस पर प्रयास ना करके ये कह देना कि मिथक है, ये बहुत सरल है, क्योंकि आपको परिश्रम नहीं करना है। सत्य को स्वीकार करने की भी आपके अंदर एक तरीके से ना एक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी होती है, उसकी भी समस्या है आधुनिक एकेडमिशियंस में। बल्कि वो तो पूरी तरह से बाइबलिकल क्रोनोलॉजी को थोपना चाहते हैं सभी जगह। हाँ, नहीं, एक समस्या है कि उनका एक माइंडसेट है। जब वेस्टर्न यूरोपियन या वेस्टर्न कॉलोनियल हिस्टोरियंस जब भारत में आए, उनके लिए भारत जो है जब उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से व्यापार की दृष्टि से पहले है, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई इस पर हम अधिकार करके भारत को और लूटा जा सकता है, और उनके लिए एक भारत को कितने लंबे समय तक एक उपनिवेश बनाया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले भारतीय इतिहास और संस्कृति को अपने कब्जे में करना है। तो वो दृष्टि वही थी। आप विलियम जोन्स जो फर्स्ट जिन्होंने वो किया, उनकी भी मानसिकता ये कि भारतीयों को कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये प्रथम उनका उद्देश्य था। ये नहीं था कि आपको कोई सत्य के लिए आप लोगों के अंदर कुछ सत्यान्वेषण के प्रति आपको उत्साहित करने के लिए वो यहाँ आए हो, ऐसा नहीं था। समस्या थी उनके यहाँ, क्योंकि उनके बचपन से एक माइंडसेट उनके पास था। बाइबल 4000 BC में जो है पूरी सृष्टि की या कायनात बनी, 4004 फिर उसके बाद 23 अक्टूबर बोलते हैं, कुछ लोग 23 फरवरी बोलते हैं। नहीं, कुछ साइंटिस्ट जैसे जिन्हें न्यूटन कहते हैं या उससे पहले लाइटफुट हुआ, उन्होंने यहाँ तक समय तक निकाला, सुबह 9 बजे या मध्याह्न 3 बजे या 12 बजे। तो इतनी भी मूर्खता कर चुके हैं जो तथाकथित वैज्ञानिक है कि सृष्टि की रचना कौन से डेट को हुई या टाइम को भी हुई, सुबह हुई, शाम हुई, रात। अब तो ये तो उनकी मानसिकता है। लेकिन उसके बाद 1000 वर्ष न्यूटन ने तो ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि 1920 में लास्ट कमिंग हो जाएगी, ये क्या बोलते हैं उसको, एपोकैलिप्स हो जाएगा। क्योंकि एक है ना जो डे ऑफ लास्ट जजमेंट 1920 में उन्होंने निश्चित कर दिया था, उसके तो 100 साल ऊपर निकल गए। हाँ, तो वो ये था कि 6000 वर्ष जैसे समाप्त होंगे, उस समय प्रलय आएगा। एक वो मान्यता थी पश्चिम में। जब देखा कि जीसस का जन्म ही 5500 वर्ष बाद हुआ, पहले वाले जो बाइबल था ना, बाइबल के भी बहुत प्रकार है, 5500 के 500 साल बाद कुछ नहीं आया, इन्होंने सृष्टि का समय भी उठा करके 400 BC कर लिया, 4000 BC कर लिया। पहले ये 5500 6000 BC तक जा रहा था, जैसे अन्नो मुंडी कहते हैं। इनका क्रिएशन का जो डेटिंग पहले 5500 BC से पहले का था, उसमें भी घपला करके ये 4000 BC कर लिया ताकि ये ना आ जाए, क्योंकि कुछ प्रलय तो आया ही नहीं है या कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो ये एक वो समय इन्होंने कम कर दिया। उसके बाद 1000 वर्षों के बाद नोह के समय में एक फ्लड आया है। उसके बाद नोह के जो पुत्र पौत्र और उसके जो प्रपौत्र हैं, उनसे ही पूरे विश्व की सभ्यताएं पैदा हुई। इसलिए 3000 BC से आगे देखना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले इतिहास, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा बचपन से, उसी को ही सारे वैज्ञानिक अनुसंधान करके उसी को, जब से ही आर्कियोलॉजी भी होगी तो वो वहीं पर डेटिंग भी उसके पीछे ही करेंगे, उससे आगे कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं किया था। वो बाद में जब कार्बन डेटिंग ये सब आने लगे 1950 के बाद,
तो उस समय जो है आजकल जेनेटिक्स के बेसिस पे भी डेटिंग होने लगी है। तो अब समस्या हो रही है उनके लिए कि इसको कैसे लेके जाए, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, बट जेनेटिसिस्ट जो है उनके प्रति विद्रोह करे कि नहीं ये पीछे क्या, क्योंकि वो विज्ञान को कैसे असत्य साबित करे, ये एक समस्या है। तो वो एक चल रहा आजकल, इसको कहते हैं थर्ड साइंस रिवॉल्यूशन कह रहे हैं आजकल जेनेटिक्स को। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो पुस्तकों में है, तो आपकी पुस्तकों को जिस तरह से कालक्रम निर्धारित किया गया है, तो उसमें 2 बड़े गैप बताए हैं आपने जी। और आपने ये भी कहा कि चंद्रगुप्त जो हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 थे। जी। तो ये थोड़ा दर्शकों के लिए थोड़ा इसको जो व्याख्या करें इसकी। जी, एक तो सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम के जो प्रसिद्ध राजाओं में से सबसे पहले तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त है, वो चाणक्य के शिष्य। तो ये मौर्य वंश का समय महाभारत काल से लेकर के जो पुराणों में जो हमारी परंपरागत क्रोनोलॉजी है वो है 1500 वर्ष। महाभारत युद्ध या परीक्षित का जन्म भी महाभारत युद्ध के कुछ महीनों बाद हुआ था, इसलिए परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध का समय लगभग एक ही साल में माना जाता है। तो वहाँ से लेके 1500 वर्षों के बाद नंद का जो है राज्याभिषेक होता है या वो मगध का सम्राट बनते हैं। तो नंद के 100 वर्ष के बाद या कुछ 70-80 वर्षों के बाद चंद्रगुप्त राजा बनते हैं मगध के। तो आप महाभारत युद्ध से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1600 वर्षों का एक समय लेके चलते हैं। लेकिन परंपरा में महाभारत का युद्ध कब हुआ? 32nd सेंचुरी BC में हुआ, 3200 से 3120 BC के बीच में हुआ है। ठीक है, 10-20 वर्ष इधर उधर हुए। वहाँ से आप गिनती करेंगे तो आपको 1600 BC से 1550 का समय मिलता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो चंद्र संस्थापक है उनका समय आता। उस समय तो अलेक्जेंडर नहीं हुए थे। अब दूसरा जो चंद्रगुप्त है जिसकी प्रसिद्धि है वो गुप्त वंश के हैं। गुप्त वंश में भी 2 चंद्रगुप्त हैं, एक तो गुप्त वंश के संस्थापक है, दूसरे समुद्रगुप्त के पुत्र हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 2, लेकिन ये गुप्त वंश के ही, इसलिए मैं एक ही मान के चल रहा हूँ कि एक ही चंद्रगुप्त है। लेकिन गुप्त वंश का समय परंपरा में क्या है, तो वो है 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी 335 BC के आसपास जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की। उनके 4-5 वर्षों के बाद ही जो है समुद्रगुप्त जो है लगभग 50 वर्षों तक उनका शासन रहा है। समुद्रगुप्त जो है प्रथम होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और चंद्रगुप्त हुए हैं जो कि चंद्रवंश के थे। ये चंद्र डायनेस्टी जो कि नागवंश की ही एक ऑफशूट है। तो वो ये आता है आपको, ये बांग्लादेश और वंग देश से प्रारंभ हुआ। वहाँ पर चंद्र डायनेस्टी के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। और आपने कभी सीरियल में आए हो चंद्रकांता करके कुछ स्टोरीज आती थी, चंद्रकांता वाले, ये जो इतिहास है ना जो यूपी के और उधर ये उस चंद्रवंश के हैं। और मेरा अनुसंधान ये बताता है जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास जो आयरन पिलर है उसके अंदर जो अभिलेख है उसमें केवल चंद्र का उल्लेख है, चंद्रगुप्त का नाम नहीं है। लेकिन उसको मान लिया गया कि ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त होंगे। इस तरह वो चंद्र है, चंद्रगुप्त है जो कि बाहलीक देश तक उन्होंने अपना शासन किया था। ये वो चंद्रगुप्त है। ये चंद्रगुप्त है जिनकी सभा में वसुबंधु जो है उनके चंद्रगुप्त के पुत्र की सभा में वो अमात्य का रोल अदा कर रहे थे। इसका उल्लेख हमारे काव्य प्रकाश में और मम्मट द्वारा जो टीका लिखे गई उसमें भी, यहाँ तक कि जो चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट सोर्सेस है उन सब में है। और ये समय इन दोनों के बीच में ये चंद्रगुप्त आते हैं। तो मेरा जो अनुसंधान जो ये इंगित करता है जिसे सैंड्रोकोटस कहा जाता है वो चंद्रगुप्त हो सकते हैं जो कि दोनों के बीच में, क्योंकि आप अलेक्जेंडर को गुप्त काल में रख नहीं सकते हैं क्योंकि जो अभिलेख ही या जो एक पैलियोग्राफी है बौद्धों का मौर्यों के समय भी नहीं हो सकता, दोनों के बीच में है उनका समय। तो ये गड़बड़ी की वजह से क्या हुआ कि आप मौर्यों को उठा करके 300 BC में लेके आए, लगभग 1380 वर्षों की गड़बड़ी कर दी। उससे भारतीय क्रोनोलॉजी में बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा गैप आ गया 1380 वर्ष, इसलिए बुद्ध से पीछे का सारा इतिहास, सारा आपका जो भी साक्ष्य है उन सबको मिथक मान लिया गया।
तो ये एक समझिए कालक्रम ना मिलने की वजह से या कालक्रम ना समझने की वजह से ये गलती आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। तो बुद्ध का समय फिर आप कब मानते हैं? परंपरा क्या है, जितने भी पुराणों में और बौद्ध साहित्य में नंद वंश से पहले ही बुद्ध हुए, नंद के बाद से हो नहीं सकते। तो नंद वंश महाभारत काल के हिसाब से 1500 वर्ष है, मतलब 1660 बीसी के आसपास। उनसे 200 वर्ष पहले ही हो सकते हैं, तो 19th सेंचुरी बीसी में ही हो सकते हैं बुद्ध का समय, जो परंपरागत तिथि है। और बहुत सारे अभिलेख ही साक्ष्य मिले हैं, जैसे श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट अभिलेख हैं और जो बर्मा में भी और भारत में भी कई लेख हैं जिसमें बुद्ध धम्म इरा का प्रयोग है, और वो शक संवत के साथ है। तो शक संवत और बुद्ध धम्म के बीच में 1192 ईयर्स का गैप है उन दोनों में। तो अगर आप 78 एडी भी मान लीजिए शक संवत, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको ना मान करके इन्होंने कहा कि कोई बर्मीज इरा है जो 638 एडी में है, ये मान करके पीछे चले गए 1190, तो उनको 540 के आसपास मिल जाता है। तो 544 ये परंपरागत बुद्ध निर्वाण दिवस है, उसमें भी 60 वर्षों का घपला करके 483 बीसी में लाके निर्वाण करते। क्यों किया किसी को नहीं पता, कैसे 60 वर्ष कम किया, वो इसलिए किया क्योंकि चंद्रगुप्त को अलेक्जेंडर के समकालीन करना था, वो करके एक टेलर मेड डेट ढूंढ रहे थे कि कैसे डेट फिक्स किया जाए। जबकि भारतीय क्रोनोलॉजी में अलेक्जेंडर का कोई रिलेवेंस नहीं है कालक्रम में, वो आए नहीं आए मैं उसकी ऐतिहासिकता पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। भारतीय कालक्रम को स्थापित करने के लिए अलेक्जेंडर का डेटिंग के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था ब्रिटिशर्स के आने तक। हाँ, हमारे पास इंडो ग्रीक्स का उल्लेख है, यवनों का उल्लेख है, अलेक्जेंडर के उसका, लेकिन ये मान ले कि जहाँ पर भी यवनों का उल्लेख है वो अलेक्जेंडर के बाद ही हो सकता है। तो ये भी एक आपकी मानसिकता है, ये सत्य नहीं है। तो आपके अनुसार अलेक्जेंडर के भारत आने या ना आने से भारत के कालक्रम में कोई अधिक महत्व नहीं होता? जी नहीं, उसको अभी जो जितने भी इतिहासकार हैं उसका फिर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लेना पड़ रहा, रोमिला थापर वो प्रातस्मरणीय रोमिला थापर, वो कहते हैं कि ये बेडरॉक ऑफ द इंडियन क्रोनोलॉजी। ये बेडरॉक नहीं है, ये तो छोटा मोटा कंकर है बस आपके, तो बस बेडरॉक हो क्रोनोलॉजी, एक भारतीय क्रोनोलॉजी के बेडरॉक था ही नहीं। क्योंकि अलेक्जेंडर के डेट को लेकर या किसी तरह का भारतीय कालक्रम, ये नहीं है कि हमको कालक्रम अंग्रेजों ने आके सिखाई है, ऐसा नहीं। काल को समझने में भारतीय ज्योतिष शास्त्र वैदिक युग से बहुत उन्नत स्तर पर रहा है। हमारी एक निरंतर सभ्यता है, तो हमें एक कैलेंडर वैदिक युग से लेकर आज तक एक निरंतर एक कैलेंडर का हम प्रयोग करते आ रहे, तो हमारा कालक्रम सही है। समस्या ये है कि हमने कभी पश्चिमी क्रोनोलॉजी के साथ हमने सामंजस्य करने का एक अनुसंधान करना चाहिए था, वो नहीं किया क्योंकि हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं था 18th सेंचुरी तक। उसके बाद आया तो समस्या ये होगी कि हमें मानना पड़ रहा है कि उनका, क्योंकि हमने स्वयं अनुसंधान नहीं किया, तो हमें जो टाइमलाइन वो बताते उसको मानना पड़ रहा है। तो अभी हमको करना ये चाहिए कि हमें स्वतंत्र रूप से, जैसे पश्चिमी विद्वान भारतीय ग्रंथों पर जो अनुसंधान इंडिपेंडेंटली करते हैं, कितने भारतीय कि विदेशी ग्रंथों पर जैसे लैटिन में, ग्रीक में लिखे, उनको पढ़ करके उनका एक इंडिपेंडेंट अध्ययन करे, उनसे तथ्य निकाले, क्योंकि बहुत कुछ है जो भारत के बारे में भी है। तो वो प्रयास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे ही भारतीय पारंपरिक क्रोनोलॉजी को, कालक्रम को, जब विदेशी कालक्रम के साथ जब सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम में गलती है। जैसे अब हम कभी भी जब पूजा पाठ करते हैं तो इसमें ये सब उच्चारण होता है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारत, ये होता है। कलियुग कलि प्रथम चरण है जी जी, और फिर उसमें जो है वो कलि पंचांग का वर्ष बोला जाता है। जी जी। तो ये तो निश्चित रूप से अनंत काल से चला आ रहा है, तभी ये चल रहा है। तो ये जो कलि पंचांग है जी, वो क्या है फिर? ये एक जो है बहुत ही भारतीय 3102 BCE को आरंभ है संभवतः ये। हाँ, एक जो है जिस कलयुग की बात, अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग कौन सा है? 28वां कलयुग है। किसमें? 7वें मनवंतर में। जैसे वैवस्वत मतलब वैवस्वत मनवंतर से पहले 6 मनवंतर समाप्त हो चुके हैं। 7वें मनवंतर में ये 28वां कलयुग है।
ठीक है। ये युग क्या है? युग ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा एक तरीके का जल प्रलय आया हो, उसके बाद नया युग प्रारंभ होता है, ऐसा नहीं है। युग केवल एक नया साइकिल है कैलेंडर में। जैसे 2023 के बाद 2024 प्रारंभ हुआ, इस तरह का युग कैलेंडर वैदिक युग में 5 वर्ष का था और मनवंतर 1000 वर्षों का होता था। इसलिए देवाह वै सहस्र संवत्सराय दिदीक्षिरे, और सहस्र संवत्सर की परंपरा वो जो गिनते की बहुत जगह है, इवन दक्षिण में केरल में अभी भी जो परशुराम युग के ना 1000 वर्षों बाद रीसेट होता रहता है। तो ये 6000 वर्षों का समय समाप्त हुआ था जब वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ, वो 7300 BC के आसपास जो मैंने, क्योंकि वो सूर्य सिद्धांत जो लिखा गया 28वें कृतयुग के अंत में लिखा गया, और उसकी डेटिंग मैंने जो आर्के एस्ट्रोनॉमी के आधार पर जो 22 फरवरी 6778 BC, आज से 8800 साल पहले। इस तरीके से हम युग कैलेंडर कैसे कैसे उसके ईयर्स को मल्टीप्लाई करते हुए किया गया। एक एस्ट्रोनॉमिकल युग कैलेंडर एक ऐतिहासिक युग कैलेंडर है। तो उससे हम 28वां त्रेता युग, 28वां द्वापर युग समाप्त करके 32nd सेंचुरी BC में ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। ये हमारी परंपरा है और ये हमने वैदिक युग से लेके हमारे पास उन्नत कैलेंडर रहा है, तो इसलिए हम उस तिथि को याद रखते हैं। समस्या ये हो गई, महाभारत काल से कुछ 100 वर्ष पहले हमने युगों को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया 12000 को। उससे क्या हो गया, लाखों करोड़ों वर्षों में हमारा युगों का अंतराल होता है। उस वजह से एक कन्फ्यूजन हो गया कि इतिहास कैसे समझाए लाखों करोड़ों वर्षों में, तो वो नहीं था। जैसे ये कहा गया ना रामायण में, रामायण जो अभी उपलब्ध है वाल्मीकि वाला, ये लगभग 1000 से लेके 500 BC के बीच में रिकम्पाइल हुआ है। रिकम्पाइलेशन का वो आपको कैसे मिलता है, जैसे चैत्र मास को द्वादश मास कहा गया है। अगर 1st सेंचुरी AD के बाद लिखा, 1st AD में या 1st सेंचुरी BC में लिखा रिकम्पाइल होता है, तो चैत्र को प्रथम मास कहते हैं, क्योंकि उस समय बैसाखी कैलेंडर चल रहे थे। वैशाख मास पहला था तो चैत्र 12वां हो जाता है, ठीक है। तो उससे पहले जो, इसलिए जो है कहीं पर यह आता ना कि भगवान राम जो है 11000 वर्षों तक शासन किया। अगर 11000 को 360 से आप डिवाइड कर दीजिए, 31-32 ईयर्स का आता है। वो 25 वर्ष के थे जब वनवास में गए, 14 वर्ष का वनवास किया तो 39 ईयर्स में अयोध्या वापस आए, अयोध्या के राजा बने। लगभग 31 वर्षों तक उनका शासन रहा। उन्होंने सरयू नदी में स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग किया। ये ऐतिहासिक राम। लेकिन समस्या हो गई जब त्रेता युग को जो 1200 वर्षों का था, उसको आपने बढ़ा करके 9,08,64,000 ईयर्स का जब आपने कर दिया, अब समस्या हो गई इतिहास को भी वैसे बड़ा करना पड़ेगा। तो हर एक का जीवन काल आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये क्या हो गया कि आप जो इतिहासकार थे उनके वो ये विवेक नहीं कर पाए कि जो एस्ट्रोनॉमिकली मल्टीप्लाई किया गया हमें कैलेंडर में एक्यूरेसी लाने के लिए, इतिहास का समय को बढ़ाने के लिए नहीं था। तो उनको ये दोनों को रखना चाहिए था। और ये था भी भारत में। जब आप बताइए एल्बरूनी जब आया था, वो तो अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि भारत में जो है युगों की गणना लाखों करोड़ों में। यही बात मेगास्थनीज क्यों नहीं लिखता? मेगास्थनीज क्या कहता है, भारतीय जो है वो 153 राजाओं का एक लिस्ट है। चंद्रगुप्त जो है 154th किंग है, 6451 वर्ष समाप्त हुए। उसने तो लाखों करोड़ों की बात ही नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं उस समय के बाद गुप्त काल में जब पुराणों का संरचना दोबारा जब संकलन हुआ, पुनः संकलन, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथों का पुनः संकलन होता रहा, क्योंकि बहुत से विषय नए आते हैं उनको जोड़ने के लिए। इसमें एक गलती ये हो गई, हमने जो कालक्रम था हमारे पास, उसको हमने जो लाखों करोड़ों वर्षों में जो ये एस्ट्रोनॉमिकल जो हमने एक एग्जैजरेशन किया था वो एक्यूरेसी के लिए, उसी को ही ऐतिहासिक टाइमलाइन मान के किया। वो उस गलती की वजह से हम अपना वो रियल जो संकल्प में जो हमारी क्रोनोलॉजी है उसको भूल गए। अगर वो ठीक करते हैं तो भारतीय जो कैलेंडर है जो ये 13,300 BC के आसपास प्रारंभ हुआ। एक हजार वर्ष कम, 6000 वर्ष समाप्त, 6 मनवंतर समाप्त हुए, 6000 तो आपको 7300 BC हुआ। फिर उसके बाद आपके पास 5 और 20 वर्ष के ही चतुर्युग थे। लेकिन जैसे ही मयासुर ने सूर्य सिद्धांत लिया, 12 वर्ष का हमने एक यूनिट लिया था, हमने 1200 वर्षों का एक युग लिया। फिर देखा कि नहीं 1200 वर्ष कम है, 12000 वर्षों का चतुर्युग किया, उसकी वजह से द्वापर युग 2400 वर्षों का हो गया।
उसके बाद फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए कलयुग 4,32,000 साल का हो गया। अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है अब ख़त्म होगा भी नहीं लगता जिस तरह के। अच्छा, वेदों में पंचांग के हमारे कालक्रम के कोई प्रमाण मिलते हैं क्या? हाँ, नहीं, वेदों में जो है आपको जो है, जैसे आपके पास तीनों ये युगों का नाम आता है, जैसे कृतयुग का भी नाम है, त्रेता, द्वापर का भी, कली का भी नाम आता है। और युगों को कैसे गिनती करेंगे? अथर्ववेद में है कि जैसे शतम, अयुतम, सहस्रम, ये इस तरीके से हम गिनती करते हैं युगों की, ये अथर्ववेद में है। और आप देखेंगे दीर्घतमा मामते महर्षि के बारे में आपने सुना होगा। ये ममता के पुत्र दीर्घतमा है, आंगिरस गोत्र के ऋषि हैं। इन्होंने भरत का राज्याभिषेक किया था बदायूं में। बदायूं जो क्षेत्र है वो वोदामयूतापुरी उसका नाम था। वोदामयूता, वो बदायूं शब्द पड़ा उसका, अभी आजकल जो हम बोलते हैं। दीर्घतमा महर्षि जो है उनका राज्याभिषेक करते हैं। और दीर्घतमा के लिए वेदों में क्या है, दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। दशम युग में वो जो है जुजुर्वान वृद्ध हुए या बाल सफ़ेद हुए या उनके वो हुए, तो वो उसी समय में, क्योंकि जो युग कैलेंडर का प्रारंभ किया गया था, तो पहले मनवंतर के जो 10 युग थे उसके बाद ये दीर्घतमा मामते जो है वो वृद्ध हुए। तो एक 5 वर्ष का था, आप 10 से मल्टीप्लाई 50 वर्ष का आयु, 50 वर्ष की आयु रही होगी। तो ये इनका उल्लेख है। उसके बाद हमें जो ब्राह्मण ग्रंथों में एक कैलेंडर मिलता है, जो सबसे पहला वैदिक युगों का कैलेंडर, उसके अंदर क्या है, फाल्गुन मास को पहला मास कहा गया, फाल्गुन मास को। और जीवे में शरदः शतम, जीवे में शरदः शतम। और दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था फाल्गुन पौर्णमासी को किया गया था, फाल्गुन पौर्णमासी। और दक्ष प्रजापति के समय जब यज्ञ किया था उससे 1 वर्ष प्लस माइनस में एक कॉमेट का उल्लेख आता है। और उसी समय जो 28 नक्षत्र वाली जो परंपरा है वैदिक युग की, वो दक्ष प्रजापति को, वो जो यज्ञ हैं उससे पहले कैलेंडर को पूरी तरीके से रिफॉर्म करके 28 नक्षत्रों वाले, क्योंकि जो पहले युग कैलेंडर था उसको 28 नक्षत्रों का किया गया। इसलिए हमारे पास जितने भी देवताओं के जन्मदिन आज उपलब्ध है वो सभी उसी कैलेंडर में है। उससे पहले में जो देवता उनका पास हम उनकी जन्मतिथि हमारे पास नहीं। जितनी भी तिथियां जो है, गणेश चतुर्थी है और भी जैसे दुर्गा अष्टमी है, और इस तरह के आप बहुत सारे तिथियां ले लीजिए, ये तिथियां जो है उसके बाद ही है। तो ये जो फाल्गुन पूर्णिमा और शरद ऋतु, ऑटमनल इक्विनोक्स कब हुआ है ये देख लीजिए, आपको 11,200 BC के आसपास चला जाता समय। ये जो आपका फाल्गुन मास में यह आरंभ हुआ, ये आप बता रहे हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि विक्रम संवत जी, ये 57 साल पहले आरंभ होता है आपके जो क्रिश्चियन ईरा है, जो कॉमन ईरा है उससे। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है 300 या 4th सेंचुरी कॉमन ईरा में। जी, तो ये विसंगति कैसे है? एक तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं वो पाटलिपुत्र के राजा, उज्जैन के राजा नहीं है। जिस विक्रमादित्य की बात की जाए वो चंद्रगुप्त नहीं है, वो उज्जैन के राजा है। समस्या है, ये क्रोनोलॉजी वाला प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि विक्रमादित्य की सभा में जो नवरत्न थे उसमें मुख्य रूप से वराहमिहिर और कालिदास दोनों ही शक संवत का प्रयोग कर रहे हैं। अब समस्या कि शक संवत 78 AD में ही प्रारंभ हुआ, तो प्रथम सदी BC में पैदा होने वाला कैसे उल्लेख कर सकता है शक संवत को? तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जब क्रोनोलॉजी इन्होंने जब ठीक किया, तब ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद ही इनकी तिथियां आ रही हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त है उनके समय में इसका नामकरण पड़ा हो, 57 में कुछ ऐसे ही प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक जो इतिहासकार कहते नहीं, ये भारतीय इरा है ही नहीं है, विदेशी कोई एजस इरा है, उसने ये किया है, इस तरीके का ये प्रलाप करते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर आप
मैंने एपिग्राफिक एविडेंस के आधार पर यह स्थापित किया कि एक प्राचीन शक संवत था जो कि शक राजा के राज्याभिषेक से प्रारंभ हुआ था। दूसरा वो है जो कि शकद्वीपी ब्राह्मणों ने एक 78 एडी में एक कंजंक्शन देखा था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, क्योंकि आपको अयनांश का समावेश करने के लिए ये एक तरह का भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा स्थापित कैलेंडर है। 78 एडी किसी राजा ने स्थापित नहीं किया, जो राजा ने किया वो 583 बीसी में था। समस्या होगी दोनों को जब आपने एक साथ ला करके माना कि दोनों एक ही है, 78 एडी है, तो उससे ये समस्या स्थापित होगी कि विक्रमादित्य के लिए अब समय ही नहीं बचा, क्योंकि कालक्रम में कहाँ रखोगे उनको। इसलिए आप गुप्त काल में ढूंढने लगे उनको को यही हो सकते हैं, लेकिन वो है ही नहीं है, क्योंकि पूरे पुराणों में वो जो है वो गुप्त वंश से कुछ लेना देना नहीं। उनको एक्चुअली गुप्त वंश के साम्राज्य के बाद आते हैं उनका उल्लेख, जो नाम हमारे पास जो एक और उनको कहा गया है पुराणों में 3000 कलयुग के 3000 वर्ष समाप्त होने के बाद भी ये डेट भी दी गई है भविष्य पुराण में। अगर 3101 से अगर आप निकाल दीजिए 3000 वर्ष, 101 में उनका जन्म होता है और 18 से 19 वर्ष के समय वो राजा बनते हैं और वो लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो ये प्रथम सदी बीसी विक्रमादित्य का युग है। 57 बीसी में उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की। लेकिन एक और विक्रमादित्य हुए हैं जो कि जिनका उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है, जो कि गर्दभिल्ल के पुत्र हैं। वो जो है वो इस विक्रमादित्य से 660 साल पहले होते हैं। वो ये विक्रमादित्य नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। उनका समय भी, उनका काल भी, क्योंकि उस समय, क्योंकि कालिदास जिस विक्रमादित्य की एक विक्रम संवत की बात कर रहे हैं उसमें 106 वर्ष के समाप्ति के बाद क्षयमास वाली परंपरा को बंद किया जाएगा, ये लिखते हैं ज्योतिर्विदाभरणम में। 57 में ही प्रारंभ होते, 106 वर्ष समाप्त कैसे हो गए विक्रम संवत के। तो इसलिए ये क्या करते, ज्योतिर्विदाभरणम को ही लिख देते हैं कि ये जो है ये कालिदास ने किसी ने कालिदास के नाम से लिख दिया। अच्छा, आप क्यों ऐसा करेंगे? सारी समस्या है कि ये क्रोनोलॉजी की वजह से ज्योतिर्विदाभरणम को ही एक कहते हैं फेक है या कोई फोर्जरी है, इस तरीके का ये सारी समझ। जैसे ही क्रोनोलॉजी में कुछ गड़बड़ी आती है, ये उस जो साक्ष्य को ही आप डिमोनाइज कर दो कि ये गलत है, ये किसी ने फेक कर दिया, किसी ने जो है इसको फोर्जरी की। अब पता नहीं उनको कैसे पता लगा कि 18वीं 19वीं 20वीं सदी में इतिहास और कालक्रम को लेकर झगड़ा होने वाला है, पहले ही फोर्जरी करके चले जा। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि 1381 साल जो है ये बुद्ध निर्वाण के, जी, जिसको 483 बीसी जो है हमारे जो वेस्टर्न स्कॉलर सारे मानते हैं, और आपके हिसाब से ये लगभग 1381 साल पहले हुई। हाँ, 1381। तो इससे क्या क्या विसंगतियाँ उत्पन्न हुई? एक सबसे बड़ी समस्या, जैसे आप जाइए सारे हमारे जो शंकराचार्य के मठों में, कहीं पर भी अंग्रेजों के आने से पहले आदि शंकराचार्य किसी थे क्या? 820 एडी के आसपास था क्या? 8वीं सेंचुरी में था ही नहीं उनका समय। उनका 6ठी सदी बीसी में ही आप गोवर्धन पीठ चले जाइए, वहाँ पर कांची पीठ में भी चले जाइए, उनका समय ये नहीं है। ये द्वारका पीठ में भी समय क्या है उनका? 6th सेंचुरी बीसी है। और आप जो हमारे जो जैसे मैंने बताया नंद वंश का समय, तो वो नंद से 200 साल पहले ही है। तो नंद का समय आप करिए, अब आधुनिक समय में 350 कर लेते हैं, वो 480 के आसपास चले जाते हैं, पीछे 150 वर्ष या 130 135 वर्ष। लेकिन वो पारंपरिक तिथि तो वो नहीं है, 350 बीसी नहीं है। ये समस्या क्यों है? ये कैसे बुद्ध की तिथि 483 बीसी इन्होंने स्थापित की? दो समय, एक तो मैंने बताया शक संवत वाली समस्या, 660 वर्ष की गड़बड़ी वहाँ पर है। दूसरी समस्या ये हो कि जो हमारे जो जैन इतिहासकार है, वो जब जैन का इतिहास पर पहले हरिवंश पुराण है उनका भी एक, उसके बाद ये हेमचंद्र के समय में ये एक त्रिषष्टि शलाका पुरुष और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जैन इतिहास पर। जब वो लिख रहे थे तो उनके लिए एक समस्या थी। एक चंद्रगुप्त हुए हैं जो कि भद्रबाहु के शिष्य हैं। भद्रबाहु जो है 5वें श्रुतकेवलिन है और उनके शिष्य ये दोनों जो है
कर्नाटक में आते हैं। बेंगलुरु के आगे जाके जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं भद्रबाहुगिरी है, चंद्रगुप्त गुफा भी है। और उनके लिए कर्नाटक साहित्य में क्या लिखा गया, क्या मौर्य चंद्रगुप्त, कहीं नहीं। वो कह रहे गुप्तान्वय, वो एक मालव गुप्त वंश के चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। समस्या ये हो गई क्योंकि उस समय मुद्रा राक्षस नाटक बहुत प्रसिद्ध था भारत में चंद्रगुप्त जो है मौर्य चंद्रगुप्त प्रसिद्ध था। तो वो जो उस समय के जो हेमचंद्र के बाद के जो जैन इतिहासकारों ने उन्होंने इसको मौर्य चंद्रगुप्त से साथ जोड़ दिया। अच्छा, इससे एक क्या हुआ, क्योंकि जो 170 वर्ष पहले इस चंद्रगुप्त जो भद्रबाहु के शिष्य, उससे 160-70 वर्ष पहले महावीर का निर्माण होता है। तो इस गलती की वजह से क्या हुआ कि दोनों महावीर और बुद्ध समकालीन हुए, लेकिन दोनों में लगभग 600 से 700 वर्षों का अंतर था। वो 700 वर्ष 660 मिला लीजिए, लगभग 1381 वर्ष का ये था। ये दो गंभीर गलतियां हुई। इसे हम कह सकते हैं कि एक ब्लंडर्स हुए हैं ये इतिहासकारों द्वारा, ये दोनों समस्याओं को ना समझने की वजह से। तो अगर वो हम ठीक कर देते तो भारतीय इतिहास, महाभारत का जो पुराणों में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, बुद्धिस्ट साहित्य में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, जैन साहित्य में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, तीनों का परफेक्ट हम एक तरीके से सामंजस्य कर पाते हैं। आधुनिक जो इतिहासकार हैं इन्होंने ये मान लिया कि तीनों का समावेश या समन्वय असंभव है, इसलिए भारतीयों को इतिहास का सेंस नहीं है, क्रोनोलॉजी का सेंस नहीं है, इसलिए हर तथ्य को वो नकार देते हैं। लेकिन मैंने ये साबित किया, यहाँ तक कि आपके ही चैनल पे एक बार हम लोगों ने $1 मिलियन चैलेंज भी किया था कि ये जो मैं दो गंभीर गलतियाँ कह रहा हूँ इसको गलत साबित करके दिखाएं। तो दर्शकों को ये बता दूँ कि भाई वो $1 मिलियन चैलेंज जो है वो अभी भी स्टैंड कर रहा है जी। और $1 मिलियन का मतलब होता है लगभग 83-84 लाख रुपए। तो अच्छा अमाउंट है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। एक समस्या और भी आती है आदि शंकराचार्य के कालक्रम के निर्धारण में। तो अभी हमारे श्रृंगेरी मठ में ये लिखा हुआ है कि साहब वो 8वीं शताब्दी में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये कब हुआ, कैसे हुआ? वस्तुतः क्या आदि शंकराचार्य एक ही हैं? उनके नाम के आगे आदि क्यों लगता है? क्या एक से अधिक शंकराचार्य हैं? इसके बारे में बताएं। जी, कांची मठ की जो परंपरा है और गोवर्धन पीठ और द्वारका पीठ में ये 100% वो है 6वीं शताब्दी BC में ही आदि शंकराचार्य का समय है। और एक और रोचक तथ्य ये है कि जो श्रृंगेरी परंपरा के जो उनके पास जो सोर्सेस अभी अवेलेबल है उसके अंदर 5 शंकराचार्यों की बात होती है। एक आदि शंकराचार्य, उज्ज्वल शंकराचार्य, उसके बाद अभिनव शंकर है, कृपा शंकर है, एक और है। तो ये 5 शंकराचार्यों की बात की जाती है। जो अभिनव शंकराचार्य है जिनकी जो तिथियां दी गई है वो 78 AD में पैदा हुए थे और वो जो भी 30-35 वर्ष का जो उनके आयु था वो ये अभिनव शंकराचार्य। समस्या ये होती कि जो अभिनव शंकराचार्य की तिथियों को आदि शंकराचार्य के साथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि यही है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी समस्या है कि जब बुद्ध की तिथि को 1380 वर्ष आप आगे लेके आए तो बुद्ध और आदि शंकराचार्य के बीच में 1300 वर्षों का अंतर है। तो आप 483 BC में अगर बुद्ध निर्वाण है तो फिर आदि शंकराचार्य के समय 8वीं सदी के अलावा और कहीं बचता नहीं है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये जो क्रोनोलॉजिकल जो गड़बड़ी हुई है वो बुद्ध की तिथि की वजह से आदि शंकराचार्य की जो पारंपरिक तिथि है उसमें भी समस्या आई। और जहाँ तक परंपरा है श्रृंगेरी मठ की परंपरा जो आजकल जो 8वीं सदी में मानते हैं ये परंपरा 1960 से पहले नहीं थी। उनके यहाँ परंपरा है प्रथम सेंचुरी BC से है। और ये आप कुदली मठ भी है उनके पास भी ये तिथि है प्रथम सेंचुरी BC से है। ये जो प्रथम सेंचुरी BC वाले हैं ये द्वितीय शंकराचार्य है, उज्ज्वल शंकराचार्य। हाँ, ये जो है कम से कम 85 वर्ष से अधिक वर्ष तक वो जीवित रहे। कैसे? क्योंकि वो स्वयं देव्यापराध स्तोत्र में लिखते हैं कि मया 85 अधिकम अपनीते तो वयसी। मैं ये स्तोत्र जो है 85 ईयर्स से अधिक आयु आने के बाद मैं लिख रहा हूँ। तो जो व्यक्ति 32 वर्ष तक है ये जीवित रहा है वो ऐसे कैसे लिख सकता है कि मैं 85 ईयर्स में? और जो यही समस्या है कि जो शक संवत वाला जो 2-1 हो गए ना, इसी वजह से
आदि शंकराचार्य और द्वितीय शंकराचार्य के दोनों की कहानी मिक्सअप हो गई है, और जो शंकर विजय बाद में संकलित हुआ है तो वो दोनों का उसके अंदर समावेश आता है। क्योंकि द्वितीय शंकराचार्य जो शंकर विजय में शंकराचार्य को बाण, मयूर, इस तरह के जो संस्कृत कवि हैं उनके समकालीन बता दिया गया है उसके अंदर। और दूसरा उसके अंदर जो शंकराचार्य के अंतिम अवस्था में वो जो है एक भगंदर रोग से पीड़ित दिखाया गया है। लेकिन एक युवा व्यक्ति को ये नहीं होता, ये बहुत ही एज ओल्ड समस्या है, ये युवा व्यक्ति में हो नहीं सकता। दूसरा जो आदि शंकराचार्य जिन्होंने अपने अंतिम जो यात्रा है कांचीपुर में की थी, तो वो, और एक है जो बद्रीनाथ में हुआ है, ये दो अलग अलग शंकराचार्य हैं। तो ये है परंपरा को अगर हम ढंग से समझें, जो प्रथम सदी बीसी वाली तिथि है वो द्वितीय शंकराचार्य की है, छठी सदी बीसी वाली है वो आदि शंकराचार्य है। क्योंकि एक से अधिक शंकराचार्य हुए इसलिए आदि शंकराचार्य को आदि शब्द के साथ कहा गया। नहीं तो परंपरा तो आचार्य परंपरा तो हर जगह है, रामानुज की भी आचार्य परंपरा है, मध्वाचार्य की भी आचार्य परंपरा, उनको कभी आदि रामानुज आदि मध्व नहीं कहा गया। ये कहा इसलिए गया क्योंकि एक से अधिक आचार्यों को आज हम शंकराचार्य पीठ के हर एक को हम शंकराचार्य, उनका नाम अलग है, लेकिन ये परंपरा बहुत बाद में है। नहीं तो हम अभिलेखों में देखते तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ और उनको इस तरह के उपाधियों के साथ क्या कभी भी उनको शंकराचार्य करके उनको संबोधित नहीं किया गया। इसलिए जो है ये एक से अधिक शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य प्रथम और द्वितीय, ये 1960 के आसपास श्रृंगेरी मठ जो है ये बुद्ध की तिथि को 483 बीसी मान करके हो सकता है उन्होंने एक अध्ययन किया, तब उनको समझ में आया कि 8वीं सदी से पहले का समय बनता ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको स्वीकार करना प्रारंभ किया। लेकिन ये श्रृंगेरी की प्राचीन परंपरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अभिलेख है, विजयनगर साम्राज्य के समय से श्रृंगेरी के पास बहुत सारे अभिलेख हैं, उसका अध्ययन करने पर वो बिल्कुल गलत साबित होता है। 5 आपने बताया क्या? आदि शंकराचार्य, उज्ज्वल, अभिनव, हाँ, कृपा शंकर और एक और मूक शंकर, फिर अभिनव शंकर। आदि, उज्ज्वल, कृपा और मूक, अभिनव। और अभिनव का आपने क्या कहा? अभिनव शंकराचार्य जो 788 एडी में उनका जन्म हुआ था। अच्छा, उनका जन्म 788 एक में। ग्रंथ मिला है, एक मैन्युस्क्रिप्ट, उसके अंदर ये तिथि लिखी हुई, तो उसके आधार पर ये कह देते हैं कि नहीं आदि शंकराचार्य की तिथि ये है, लेकिन वो तिथि नहीं है। हमारे पास जो प्राचीन परंपरा है जो शंकर विजय उन सब में तिष्ये प्रयात्यनल शेवधि बाण नेत्रे, उसके अंदर कहा गया है कि तिष्य माने कलयुग या महाभारत काल का जो युधिष्ठिर संवत है उसमें 2593 समय दिया गया है। 2593 ईयर समाप्त हुए तब उनका जन्म हुआ, और वो नंदन संवत्सर था, जो 60 ईयर साइकिल था उसके अंदर नंदन संवत्सर था। तो ये छठी सदी में जो 568 बीसी है या 508 बीसी है, इन्हीं दोनों में से 2 तिथियां हो सकती हैं जिस समय आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ है। तो ये जो कल्लाडी वाले कौन से हैं? ये आदि शंकराचार्य है, वो केरल के कालड़ी में जो जिनका जन्म हुआ वो आदि शंकराचार्य हैं। और उनका जो यहाँ तक कि उस उनके साथ जो पूर्णा रिवर है उसका भी एक ने जो है वो एक जियोलॉजिकल स्टडी करने की कोशिश, कब ये वो, क्योंकि एक किंवदंती है उनके जीवन की कि उन्होंने जो है नदी का धारा बदल दी थी, क्योंकि उनकी माता को बहुत दूर जाके पानी लेके आना पड़ता था। तो उस समय जो वो पानी जो है वो जहाँ पर अभी कालड़ी है उसके बिल्कुल पीछे से बह रही है, वो जो चैनल है वो कब बना उसकी स्टडी की है, तो वो भी 2500 ईयर्स पीछे जाता है आज की तिथि के आधार पर। अच्छा, हाँ, ये तो डेफिनेटिव स्टडी हो गई। हाँ, लेकिन उनके लिए क्या कि आधुनिक उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपकी तिथियां कुछ मैच होती नहीं, हो सकता ऐसे ही पानी बदला हो किसी ने क्योंकि वितंडावादी और अश्रद्धादान जो होते हैं तो समस्या वहाँ पर है। अच्छा, आपने यूरोपियन कालक्रम की भी आपने जी स्टडी की है, उसमें भी आपने काफ़ी विसंगतियाँ पाई हैं। उनको भी क्या बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी में फोर्स फिट करने का प्रयास किया गया? हाँ, वस्तुतः क्या हुआ कि यूरोप पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं था जी, इतना तो निश्चय है। ग्रीक सभ्यता सबसे प्राचीन है, ठीक है, वहाँ से कुछ लोग जैसे और भी पुरानी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है।
हाँ, मैं यूरोप की कह रहा हूँ, ये तो हमारा ये मध्य एशिया में आता है, मेसोपोटामिया वाला। यूरोप में उन्हीं के ही जैसे एक ट्रोजन वार है, जैसे हमारे यहाँ महाभारत युद्ध, ऐसा एक भीषण युद्ध हुआ। उस समय उसके जितने भी बचे थे वो कुछ लोग जाके इटली में सेटल हुए, कुछ कहीं सेटल हुए, कोई कहीं हुए। तो ये इस तरीके से ये सभ्यताओं का वहाँ पर एक तरीके से उद्भव हुआ यूरोप में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे माइग्रेशंस हुए हैं सीथियंस का अफ़गानिस्तान से, वो ब्लैक सी के आसपास उन वहाँ पर वो सेटल हुए, उससे और सारी सभ्यताएं हुई। उसके बाद इन्हीं सीथियंस ने पूरा वेस्टर्न यूरोप को उन्होंने पॉपुलेट किया। तो उनकी अपनी एक परंपरा है, कुछ तिथियां हैं, जैसे प्लेटो, ये अलेक्जेंडर के समकालीन है। वो कहता है कि मेरे जीवन काल से 9000 साल पहले अटलांटिस सिटी जो है समुद्र में समा गई, और ये वही समय है जब समुद्र का स्तर अचानक 20-25 मीटर 500-600 वर्षों में ही 25-30 मीटर समुद्र का स्तर उठा था। तो उस समय बहुत सारे जो प्राचीन शहर है वो समुद्र में, जो समुद्र किनारे थे वो पानी के अंदर समा गए। द्वारका, हाँ द्वारका है, और ये अटलांटिस सिटी उस समय ये हुआ था। और इनको 9000 साल एग्जैक्टली हुआ कैसे पता लगा? तो ग्रीक में भी हजार वर्षों तक एक एक गिनती करके रखने की एक परंपरा थी, और एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, तभी इस तरह की तिथियां याद रख सकते हैं। और यही बात वही ग्रीक्स जब भारत आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जो है 153 किंग्स की बात करते हैं, वो लगभग 6500 वर्षों की उनकी गिनती है। एटलीस्ट आपने क्या करते हैं, आधुनिक बहुत सेलेक्टिवली एक्सेप्ट करते, सेलेक्टिवली रिजेक्ट करते हैं। पूरा स्टेटमेंट बड़े मेगास्थनीज का, वो ये कह रहे हैं कि सैंड्रोकोटस जो है अलेक्जेंडर के समकालीन है, ये 154th किंग है, उनसे पहले 153 हुए हैं। वो डायोनिसिस के समय में जो ग्रीक्स के एक राजा थे, उनके समकालीन प्रथम राजा का स्तर आता है, तो वो लगभग 7000 BC तक जाता है। तो कम से कम भारतीय सभ्यता जो है 7000 साल से पुरानी है। लेकिन नहीं, वो उतना आप कट कर देते हो, जैसे मूवी में भी जैसे सेंसर बोर्ड कट करता है, तो ये आधुनिक इतिहासकार सेंसर बोर्ड का काम करते हैं। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनके लिए बाइबल से जैसे ही अलग हो रहा है, तो फिर उतना कट कर देते हैं कि नहीं, फिर फोर्स फिट करते हैं कि बाइबल क्रोनोलॉजी में। तो यही काम किया गया कि इन सबको मैथोलॉजी करके पूरी ग्रीक सभ्यता के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा, सुमेरियन सिविलाइजेशन में सैंड्रोकोटस कौन था? 1 मिनट रोकूंगा आप। ये चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त मैंने बताया था ना, 3 चंद्रगुप्त हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, एक जो अंतिम चंद्रगुप्त है वो गुप्त वंश। इन दोनों के बीच में चंद्रवंश के एक चंद्रगुप्त हुए हैं, जिनकी सभा में वसुबंधु जो है एक मंत्री का काम कर रहे थे, और ये बुद्ध निर्वाण के 900 वर्ष बाद होते हैं। तो ये लगभग 1000 से लेकर 900 वाला जो BC वाला समय ना, उस समय होते हैं ये चंद्र, राजा चंद्र, उनका पुत्र चंद्रगुप्त, उनका जो पुत्र है एक और उनका नाम है चंद्रगुप्त तनयः करके नाम आता है, जिनकी सभा में अमात्य थे वसुबंधु, और वो बुद्ध निर्माण के 900 वर्ष बाद आते हैं। 1864 BC मैंने मेगास्थनीज की क्या डेट है? हाँ, ये कई तरह के अमात्य होते थे। विशेष जो अमात्य होते थे वो उनको जो है एक तरह का आपको धार्मिक रूप से तो आप मेगास्थनीज को वसुबंधु का समकालीन मानते हैं? हाँ, उनके समय में, क्योंकि वो उसी समय आए थे। और दूसरा कि वो सेल्यूकस के राजदूत बन के आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि आप वो पढ़ेंगे ना जो मेगास्थनीज के अकाउंट्स में से, वो अलेक्जेंडर की समस्या क्या थी, वो पूरा विश्व विजय करते हुए ईरान तक आ चुके थे, पर्शिया को हरा। उनको सबसे बड़ी दुविधा थी कि भारत में कैसे वो एंटर कर चुके थे। तब उनको समझ में आया कि रावी नदी के दूसरी तरफ, रावलपिंडी के दूसरी तरफ में भारतीय राजा है जिसके पास जो है 4000 हाथी है। झेलम के उस तरफ था। हाँ, झेलम के तो लगभग 4000 हाथी हैं। उससे जो है भारत की जो युद्ध कला में जो टैंक की तरह काम करते थे वो हाथी थे, और विश्व में उस समय भारतीय सेना के लिए किसी के पास एलिफेंट्री नहीं थे। तो वो उससे भयभीत हुए थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये निरर्थक प्रयास है जाके उनसे लड़ना, इसलिए उन्होंने, हो सकता है प्रथम एक एनकाउंटर हुआ जिसमें उनको मात खानी पड़ी, तो फिर वो सिंधु नदी की जो है वो उसी से वो सीधा मकरान तट उस तरफ चले गए, फिर वहाँ से गए। अगर वो विजयी होते
तो इस सिंधु नदी से भागकर ये छुप छुप के भागने की जरूरत क्या थी? वो सीधा पर्शिया से होते हुए जाते ना, क्योंकि आप हार चुके थे। पर्शिया आपके अगेंस्ट में उठ खड़ा होता। अगर पर्शिया अलेक्जेंडर के कंट्रोल में होता, वहीं से क्यों नहीं चले गए? बेबीलोन अगर जाना था तो वो ऐसे रूट क्यों लिए सिंधु नदी से? तो यही चीज़ जो है वो अब मेगास्थनीज करें, वो इस बात से डर गए थे कि इतने सारे हाथी, और ये हाथियों में युद्ध में जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको सेल्यूकस ने समझा। इसलिए बार बार मेगास्थनीज को क्यों भेजा कि 500 हाथी मिल जाए। बहुत सारा जो आप देखेंगे ना, वो जड्रोसिया, एरियाना, कई सारे 4-5 बड़े बड़े क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए ताकि उनको 500 हाथी मिले। तो ये थी रियल जो घटना घटी थी उस समय। लेकिन इसको ऐसे बता दिया गया जैसे कि वो विजयी रहा, हम हारे थे। तो ये एक प्रकार के, और वो भी मौर्य वंश के साथ में मिला हाँ, था। वो फिर मौर्य वंश के साथ जोड़ दिया था। फिर तो क्रोनोलॉजी की ऐसी तैसी हो गई। भारतीय क्रोनोलॉजी में 1380 वर्षों की गड़बड़ी हो गई। अब समस्या ये थी कि हम अलेक्जेंडर की तिथि को गलत कैसे साबित कर सकते थे? हमारे पास कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने पहली बार सुना था नाम भी, कोई अलेक्जेंडर नाम का कोई व्यक्ति था। और दूसरी बात, हम लोगों के पास वो लैटिन ग्रीक पढ़ने की, अंग्रेजी पढ़ने की भी क्षमता नहीं थी। आजकल तो बहुत कुछ है, लेकिन समस्या कि वो आप प्राचीन उनको पढ़ के रियल क्रोनोलॉजी कैसे एस्टैब्लिश करें, उसको नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि वेस्टर्न क्रोनोलॉजी को ये बाइबल क्रोनोलॉजी में बांधकर जो सोचने की है, वो 4000 BC फर्स्ट एडी जीसस बर्थ, फिर उसके पीछे से वो आगे और पीछे जा करके क्रोनोलॉजी सेट करना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इनको क्रोनोलॉजी कैसे करें। लेकिन एक ही चैलेंज है मेरा, अब जीसस को भूल जाइए, आपको क्रोनोलॉजी बनानी है वेस्टर्न क्रोनोलॉजी को प्राचीन समय से लेके ऑगस्टस तक। लेकिन फर्स्ट एडी को आप मानक मानकर नहीं चलेंगे, बना के दिखाइए क्रोनोलॉजी, बस सिंपल। आपको जीसस से पहले के जो शीट एंकर्स है उनको स्थापित करना है। ये कैसे स्थापित करेंगे? आपको स्टडी करना है जो वीनस टैबलेट मिला है जिसमें कि एस्ट्रोनॉमी के लिए, या आपको रोम सिटी की डेट क्या है, आप वो भी जीसस से पीछे चले जाते हो, फिर वहाँ से हो जाते हैं। या जो बेबीलोनियंस के पास एक नबो नसर इरा है, उसकी डेटिंग सही ढंग से करिए। वही नहीं है तो कम से कम इजिप्ट का जो सोथिक कैलेंडर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करिए। तो ये बहुत सारे हैं जिसके बेसिस पर हम पूरी क्रोनोलॉजी ऑगस्टस तक बना सकते हैं, फर्स्ट एडी को शीट एंकर ना मानते हुए। समस्या तब हो जाते जब फर्स्ट एडी को आंख मूंद के मर लेते, उसके बारे में एक भी तथ्य नहीं देते हैं कि क्यों वो स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक है। ठीक है, हाँ, बाकी विषय छोड़ देते हैं। जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है 42nd रेगनल ईयर में हुआ था, अगस्टस के। ठीक है, अगस्टस का 42nd रेगनल ईयर हम तय कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एडी को मानकर नहीं करना। फर्स्ट एडी को मान करके आपको नहीं करना। फर्स्ट एडी से 42 BC में राजा बने थे अगस्टस, तो ये बहुत आसान काम है क्रोनोलॉजी। उल्टा चलते हैं, तो ये जो उल्टा चलने की परंपरा है ना, तो उससे पूरी क्रोनोलॉजी गड़बड़ हो गई। हाँ, ये तय है कि अगस्टस से कम से कम 300 साल पहले अलेक्जेंडर हुए थे। लेकिन सबसे पहले ये पूरी क्रोनोलॉजी, क्योंकि जीसस से पहले तो किसी ने क्रिश्चियन इरा, कॉमन इरा कभी प्रयोग नहीं किया था। उस समय जो कैलेंडर प्रयोग कर रहे थे उसकी तिथि स्थापित करिए बिना फर्स्ट एडी को लिए। लेकिन गलत करते हैं हम, फर्स्ट एडी को आंख मूंद के मानते, क्योंकि आप देखेंगे कि 200 वर्षों के कॉलोनियल वाले में वो हमेशा उसको अवर इरा करके रेफर करते हैं। वो एक श्रद्धा से, फेथफुल्स थे वो। इट्स ओनली एक प्रकार का फेथफुल एक अजम्पशन है कि फर्स्ट एडी जो है जीसस का बर्थ है। जीसस का बर्थ भी नहीं है शायद, जीसस का सर्कमसिजन है। अब जो भी कहें, क्योंकि कोई 4 BC में चला जाता, कोई, ये तो न्यूटन ने ठीक किया था कि 4 गलत है, फर्स्ट ही होना चाहिए। हाँ, उन्होंने 404 को 4000 किया था न्यूटन ने। तो वो दोनों में एक जो बेथलेहम, स्टार ऑफ बेथलेहम वाला है, उसको स्थापित करने के लिए वो एक प्रकार का कंजंक्शन था। 2 ग्रह एक साथ आ गए तो ऐसा लगा कि बहुत ब्राइट स्टार है। ठीक है, तो वो फर्स्ट एडी में नहीं दिखता, फर्स्ट एडी में है ही नहीं उसका। अब दूसरे की बहुत सारी विसंगतियाँ, आप अगर इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप अगस्टस तक जो क्रोनोलॉजी है जीसस को बिना रेफर करके कीजिए, उसके बाद हम क्रिश्चियन क्रोनोलॉजी करते हैं। समस्या है कि क्रिश्चियन क्रोनोलॉजी आने के बाद जितने भी क्रिश्चियन हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि सबके इतिहास को उन्होंने ट्रंकेट किया या उसको करप्ट किया।
ताकि वो बाइबल की क्रोनोलॉजी में उसको फिट किया जा सके। जैसे कहते हैं इजिप्शियन हिस्ट्री, इजिप्शियन क्रोनोलॉजी जो है वो मनेथो है, उन्होंने एक किताब लिखी इजिप्ट आई का, वो इजिप्ट पर, वो अलेक्जेंडर के समकालीन है, 10-20 वर्ष प्लस माइनस उनका है। उन्होंने इजिप्ट का इतिहास 6000 बीसी से लेकर लिखा है। लेकिन जैसे ही ये क्रिश्चियन हिस्टोरियन के सामने आया, क्योंकि उनको करना ही था, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे इजिप्शियन राजाओं का, उनके साथ में वो जैसे रेमेसिस, वो एक्सोडस है, ज्यूस का, ये सारी समस्याएं, ये सबको सुलझाना है तो आपको इजिप्ट की क्रोनोलॉजी। तो लेकिन 6000 बीसी जाएंगे तो पूरी बाइबल गलत साबित हो गई। तो अब उन्होंने क्या किया, उसको 3000 वर्ष उसके काट दिए। 6000 में तो था ही नहीं कुछ। कुछ नहीं था, तो 3000 वर्ष समाप्त करके 3000 बीसी में जो है फिट किया कि यहाँ पर जो है मेनस जो फर्स्ट राजा है 3000 बीसी में। क्यों? क्योंकि आपको किसी तरह साबित करना है कि ये कहीं ना कहीं नोह का दादा पोता या उसका पड़पोता, कुछ इस तरीके से उनको साबित करना था। बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। क्यों किया? अब ये बताइए, क्रिश्चियन हिस्टोरियंस आपके लिए प्रामाणिक है या जो व्यक्ति जो परंपरा से, जो कि जीसस के पैदा होने से 300 साल पहले इतिहास लिख रहा है, कि वो उनका इतिहास प्रामाणिक है? तो मैं ये कहता हूं कि पश्चिम क्रोनोलॉजी को आपको स्टडी करना है तो उस साहित्य को, उस क्लासिकल सोर्सेस को महत्व दीजिए जो जीसस के पैदा होने से पहले लिखे गए हैं। उसके आधार पर आप क्रोनोलॉजी साबित करिए तो सत्य आपके सामने आएगा। क्रिश्चियन सोर्सेस को लेकर के आप क्रिश्चियन से, क्राइस्ट से पहले का इतिहास आप क्रोनोलॉजी बना के तो फिर बना नहीं पाएंगे, आपको फर्स्ट एडी से ही पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एक चाइल्डिश मेथोडोलॉजी है कि आप फर्स्ट एडी को मान कर चलिए। तो आपको जो प्राचीन मानक है, ट्रोजन वार का भी एक डेट है, या आपके पास ओलंपियाड्स के डेट्स हैं, ये सब है। वो कब, बहुत सारे सोलर इक्लिप्स से जुड़े। तो आर्की एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वेस्टर्न क्रोनोलॉजी स्टडी करने के। वीनस टैबलेट है, उसके अंदर जैसे ना कब कब हेलाइकल राइजिंग होता है वीनस का, 21 वर्षों तक उसमें अंदर डेटा दी गई है। ऐसा पैटर्न जो है 10,000 या 12,000 वर्षों एक बार ऐसा पैटर्न होता है। तो वो एक बहुत ही सबसे प्रामाणिक और सटीक डेट, माने एक्यूरेट डेटिंग हो जाती है। इसलिए आजकल जब भी ये बेबीलोनियन एम्पायर की डेटिंग करते हैं ना, वो आर्की एस्ट्रोनॉमी का लेते हैं ताकि एक्यूरेट डेटिंग हो जाए। तो एक्यूरेट एब्सोल्यूट डेटिंग के लिए आर्की एस्ट्रोनॉमी प्रयोग, तो बहुत सारे सोलर इक्लिप्सेस का, प्लानिटरी पोजीशंस का, और बहुत सारे कैलेंड्रिकल डेट्स मेंशन्ड है बेबीलोनियन सोर्सेस में, सुमेरियन सोर्सेस में, जिसकी एक्यूरेट डेटिंग हो सकती। चलो वो छोड़ देते हैं। सुमेरिया में किंग्स टैबलेट्स मिले जिनके ऊपर राजाओं की लिस्ट दी, उसकी क्रोनोलॉजी दी गई। उसको अगर ऐड करते हैं तो वो चले जाता है 6700 BC, 7000 BC तक टाइम चला जाता है। अब ये कहते हैं कि नहीं, ये सीक्वेंशली नहीं है, ये डायनेस्टीज पैरेलल लेकर के वहाँ पर भी 4000 वर्ष खा जाते हैं ताकि 3000 BC से आगे ना चला जाए। ये वैसे है जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी जो है ये 1700-1800 BC से पहले नहीं जाने देते। नहीं, सिंपल। अब टैबलेट्स उठा के पढ़िए, एक डायनेस्टी है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, उन्होंने सीरियली दिया हुआ, और पूरे सारे साल ऐड कर लीजिए, वो लगभग 7000 BC तक टाइम चला जाता है उनका, जो डायनास्टिक पीरियड में। उससे पहले की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो डायनास्टिक पीरियड है, 33 डायनेस्टीज जो शासन किया, वो स्टार्ट होता है 6000 BC से मनेथो के क्रोनोलॉजी में। सुमेरियन इतिहास में भी वो जो है लगभग 7000 BC तक चला जाता है, वो है। इन सब को ट्रंकेट किया गया। अब एक और समस्या थी पर्शिया में जो क्रोनोलॉजी दी गई ना, सबसे पहले जमशेद से पहले अहुरमज़दा, फिर जमशेद से लेकर के जितने 3000 वर्ष उसके बाद एक कायानियन डायनेस्टी है, उस समय होता है। फिर ये जो है, अब समस्या है कि इनको ये सारी क्रोनोलॉजी जो है उनको आर्कमेनिड एम्पायर से पहले रखना है। लेकिन अब समस्या है कि आर्कमेनिड एम्पायर से पहले पर्शिया का इतिहास क्या है, तो ये सब मैथोलॉजी करके रिजेक्ट कर देते हैं। पूरी अवेस्ता में जो हिस्ट्री दी गई है वो सब रिजेक्ट करते हैं। तो समस्या ये है कि आपका जो माइंडसेट है 3000 BC से आगे सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है, ये आपने तय करके एक अजम्पशन के साथ बैठे हैं। फिर आप जब इसकी परीक्षा करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है कि कैसे करना है, तो फिर आप सारा जो भी 3000 BC से आगे चला जाता है वो मैथोलॉजी। तो इसलिए एक चैलेंज ये भी है, जो मैंने वो $1 मिलियन में, एक पक्ष ये भी है
कि आप फर्स्ट एडी को मानक ना मान करके अगस्त तक की क्रोनोलॉजी बना के दिखाइए। तो वो कितना आता है आपके हिसाब से? नहीं, वो आएगा, क्योंकि समस्या है कि वहाँ पर भी जो है आर्कियोस्ट्रोनॉमी सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस सेलेक्टिव रिजेक्शन हो जाए। आपके हिसाब से क्या है जीसस की डेट ऑफ बर्थ आती ये जो है 660 वर्ष की जो क्रोनोलॉजिकल गड़बड़ी है भारतीय जो कैलेंडर में और भारतीय क्रोनोलॉजी में जो है सिमिलर क्रोनोलॉजी प्रॉब्लम आया है। उसके एक मैंने पूरा विवेचना किए उसमें कि दो एक जैसे डायक्लिशियन एरा और मार्कियर सिरा, दोनों में 360 वर्षों का अंतर है, लेकिन दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है कि वो एक ही क्रोनोलॉजी, वो 360 वर्ष वहाँ चले गए और एक और 300 वर्षों की गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से लगभग 661 वर्षों की गलती है जीसस बर्थ को डेट करने में। तो वो 660 BC जाता है उनका समय। तो उस ये जो है ये हमको तब जाना है, पहले हमको स्थापित करना है दूसरे सिविलाइजेशन जैसे सुमेरियन, इजिप्शियन, उसके साथ ग्रीक सिविलाइजेशन की जो हिस्टोरिकल और उनके समय कैलेंडर तो बहुत पहले से प्रयोग हो रहे थे। ये क्रिश्चियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर तो बहुत बाद में आया। आप ओलंपियाड का कैलेंडर आपके पास था, रोमन सिटी का कैलेंडर था आपके पास जिसका प्रयोग कर रहे थे, जिसमें जूलियस सीजर 707 ईयर में वो वहाँ पर थे। तो ये जो कैलेंडर है इनकी क्रोनोलॉजी सबसे पहले बनाई है। आप फर्स्ट एडी को मान के पीछे जाएंगे तो फिर आप पूरी क्रोनोलॉजी को करप्ट करेंगे। वही किया इन लोगों ने पिछले 300-400 वर्षों से, क्योंकि उनके लिए वो मायने नहीं रखता है कि जो भी एनीथिंग बिफोर क्राइस्ट हैज़ नो मीनिंग। इसलिए आज भी जो है सेकेंड मिलेनियम की जो क्रोनोलॉजी है टोटल मेसअप है। जैसे आप देखेंगे इनका हम्मुराबी, ये बेबीलोनियन डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ बेबीलोनियन है। हम्मुराबी के जब ये डेटिंग करते हैं तो अभी आप देखेंगे, गूगल कर लीजिए विकिपीडिया पे, 5 क्रोनोलॉजीज है, 5 और लॉन्ग क्रोनोलॉजी है, एक मिडल क्रोनोलॉजी है, एक मिडल एंड अल्ट्रा शॉर्ट है, फिर शॉर्ट क्रोनोलॉजी है। अब ये नहीं पता है कि एक आदमी के 5-5 डेट ऑफ बर्थ है कि आपको क्रोनोलॉजी नहीं आती। हाँ, इसका मतलब है कि आपको आज तक नहीं पता कि हम्मुराबी का डेट क्या है। मैं कहा सिंपल है, वीनस टैबलेट है, उसकी एक्यूरेट डेटिंग कर लीजिए। जो वीनस टैबलेट है वो 5वां सक्सेसर है हम्मुराबी का। फिर सबकी रेगनल पीरियड दिया गया, वो चला जाएगा। अब्राहम वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हम्मुराबी। आप जो अब्राहम है उनकी भी तिथि बाइबल में दी गई तिथि के साथ आप मैच कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक साबित किया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो क्रोनोलॉजी दी गई वो 100% सही है, लेकिन आपको जीसस बर्थ को फर्स्ट एडी से पीछे ले जाना पड़ेगा, तब सब कुछ सही साबित होगा। नहीं तो सेकेंड मिलेनियम क्रोनोलॉजी इन द वेस्ट इज टोटल मेस इवन टुडे। दे डोंट नो एग्जैक्ट डेट, देन एज लॉन्ग एज अंदाजे से काम चल जाता है तो एक्यूरेट डेटिंग की ज़रूरत क्या है? करेक्ट। तो देन इसका मतलब है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्रोनोलॉजी, यू आर ओनली इंटरेस्टेड क्रोनोलॉजी अप टू फर्स्ट मिलेनियम बीसी। दैट ये फिर वो माइंडसेट की बात आती है ना। जब डेटा रिजेक्ट होता है तो 2 स्थितियाँ होती हैं, या तो आपका मॉडल करेक्ट है या डेटा गलत है। अगर डेटा सही है तो मॉडल ठीक करिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो मॉडल अपनाया उसकी वजह से बहुत सारा डेटा रिजेक्ट हो रहा है। तो एक आपके पास आपका मॉडल जो है क्रोनोलॉजी मॉडल, उसमें विसंगतियाँ, उसे ठीक करिए तो आपको सारा पूरा डेटा आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं। तो यदि क्राइस्ट के बर्थ को 660 BC में ले जाते हैं तो उससे कौन कौन सी समस्याएं भारतीय क्रोनोलॉजी के सॉल्व हो जाते हैं? भारतीय जो एपिग्राफी है उसके अंदर हमको आज तक जो है 1 लाख से अधिक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं भारत में, ठीक है। उसमें से मुझे लगता है 25,000 या 30,000 अभिलेख जो है शक संवत में लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अभिलेख जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये कह कर के ये जो है फोर्जरी है या नॉट रिलायबल करके रिजेक्ट किया गया। मैंने उनको उठा के देखा तो ये लगा कि 2 शक संवत थे। अगर आप सारा जितने भी अभिलेख मिले हैं उनको 2 वर्गों में बांटा जाए, कौन से ऐसे अभिलेख है जो प्राचीन शक संवत को उल्लेख करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि अर्वाचीन बाद में 70-80 के करते करके आप जब क्रोनोलॉजी बनाएंगे तो वो भारतीय जो क्रोनोलॉजी है, जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी, उसको सच साबित करती। जैसे विजयनगर साम्राज्य है, बहुत सारे जो यहाँ तक कि फिरिश्ता के अकाउंट में ये लिखा गया कि वो जो है लगभग 1000 वर्षों तक उनका शासन था, केवल 300 वर्षों का नहीं था। तो विजयनगर साम्राज्य के जो 1000 वर्ष का इतिहास था वो समेटकर 300 वर्षों में हो गया। वो सही साबित हो जाएगा अगर ये क्रोनोलॉजिकल गड़बड़ी जो सही करते हैं तो। और उससे वराहमिहिर कालिदास का 1वीं सदी BC में होना भी
तो एक तरह का अभिलेख ही ये साक्ष्य और साहित्य या लिटरेरी एविडेंस से उन दोनों का समन्वय हो जाता है। और ये मैंने पूरी तरह साबित किया। अगर शक संवत 583 BC, शकांत संवत 78 AD को मान के चलेंगे तो एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसका आप सामंजस्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन केवल 78 है AD मानेंगे तो बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसका कोई समाधान आज तक नहीं दे पाए। जैसे परंपरा है प्रथम सदी BC में विक्रमादित्य, आपके पास कोई समाधान नहीं है। कालिदास को आप उठा के कालिदास को वराहमिहिर से बहुत पहले करते हैं, जबकि कालिदास स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए ख्यातो वराहमिहिरो, वो वराहमिहिर को अपना सीनियर कंटेम्प्रेरी रूप में सम्मान दे रहे हैं। जबकि आपके क्रोनोलॉजी में कालिदास की मृत्यु के बाद पैदा होते हैं वराहमिहिर, दोनों समकालीन हो नहीं सकते। और दूसरा, जिन कवियों का उल्लेख कालिदास कर रहे हैं वो कालिदास के 200 साल बाद पैदा हो रहे हैं। लेकिन आपको कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है, तो आपको समस्या क्यों हो? तो ये है सारी समस्या जो इतिहासकार है। एक क्रम तो है ना, जो आपके हमारे जो एंशंट हिस्ट्री की जो मूर्धन्य प्रोफेसर हैं रोमिला थापर जी, जी स्वनाम धन्य जी, वो कहती है मुझे संस्कृत नहीं आती। शायद उनको इतिहास भी नहीं आता है। शायद वो हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं, बन गई है इतिहास। मीडिएवल हिस्ट्री वाले इरफान हबीब कहते हैं कि उनको अरबिक और पर्शियन नहीं आती। हाँ बिल्कुल, वो मीडिएवल हिस्ट्री के नियंता है और वो प्राचीन इतिहास की, प्राचीन भारतीय इतिहास की नियंता है, लेकिन आता उनको कुछ नहीं। और एक और जो हमारे राजस्थान के क्रोनोलॉजी में भी, जैसे पद्मावत है, अभी तक आम लोग ये ऐतिहासिक रूप में, इतिहासकार जो है वो ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं रखते। क्यों? क्रोनोलॉजी की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय जो है सिसोदिया शासन कर रहे थे, लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं वो रावल है। ठीक है, अब ये यहाँ तक कि जो पृथ्वीराज रासों में जिनका पृथ्वीराज के बहनोई है वो भी रावल के रूप में है। समर सिंह रावल उनको कहा गया, सिसोदिया नहीं थे तब तक। तो एक क्रोनोलॉजी की गड़बड़ी की वजह से राजस्थान की वंशावलियाँ आप अगर देखेंगे, जितनी भी चौहान वंश की जो है ना 27 या 28 शाखाएं हुई, वो सभी स्टार्ट करते हैं माणिक राव से। और माणिक राव का समय है 684 AD में। लेकिन जो चौहान वंशावली जो पृथ्वीराज विजय तक है उसके अंदर कोई शाखाएं नहीं थी, एक ही चाहमान वंशी था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे, भदौरिया है वो भी चौहान है, भदौरियाओं का वंशावली मिलती है 8th सेंचुरी से लेकर आज तक अक्षुण्ण रूप में है। उसके क्या कहेंगे, आपके वंशावली में कुछ भी लिख लेते हैं। क्यों लिखेंगे? कोई भी नाम उठा के अपनी वंशावली लिख लेगा, आज रात में कुछ सपना आया। तो वंशावली तो आपके हर तीर्थ स्थान पर सुरक्षित है। हाँ, उसकी भी रिसर्च नहीं की लोगों ने। तो सारी समस्या ये जो शक संवत में 660 वर्षों की गड़बड़ी की वजह से सारी वंशावलियाँ जितनी हैं उन सबको इनको ट्रंकेट करना पड़ा। अभी जैसे इंटरनेट में कई सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, वो उसमें कई बार वो मैंने देखा कि वो एक तरीके से वो कुछ वंशावलियों को या तो हटा देते हैं या कुछ राजवंशावली को वो एक तरीके से मर्ज कर देते हैं। उससे जो है बहुत सारी क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर। और सारी जो बहुत सारी शाखाएं हैं चौहान वंश के, उन सब की वंशावलियाँ आज उपलब्ध है। उनकी सत्यता तभी साबित होगी जब माणिक राव का समय 684 AD में आप स्थापित कर पाएंगे, तो वहाँ से पूरी क्रोनोलॉजी बनती है। क्योंकि उसके 100 वर्ष के बाद ही भदौरिया वंश स्टार्ट होता है। भदौरिया उनके जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल वहाँ आगरा के नीचे। पृथ्वीराज भी 2 है। हाँ, पृथ्वीराज रासो वाला जो पृथ्वीराज है उनका जन्म तिथि दी गई है वो 11th सेंचुरी में है, इज़ नॉट इन द 12th सेंचुरी। 1058 या 1059 AD में उनका जन्म है। वो 43 ईयर्स तक वो जीवित रहे। और जो संयोगिता वाला एपिसोड है वो इनसे है। और जो इनको गजनी लेके जाता है, तो ये जो पृथ्वीराज रासो वाला जो पृथ्वीराज हैं, ये गजनी के जो सुल्तान थे उनके समकालीन थे। जबकि प्रथम पृथ्वीराज है जो पृथ्वीराज विजय,
जैसे कश्मीर के कवि जयानक ने लिखा है, वो जो है वो मोहम्मद गोरी के समकालीन थे, वो शहाबुद्दीन गोरी के समकालीन थे। और वो केवल 2 ही युद्ध लड़े थे, फिर वो सरस्वती या अजय मेरू में उनको मार दिया गया था। वो गजनी में उनकी मृत्यु नहीं थी। गजनी में जो मृत्यु है पृथ्वीराज रासो के, और चंद्र वरदाई इनके बाल्य मित्र थे, और दोनों का जन्म और मृत्यु एक ही डेट पे हुई। ये भी रोचक तथ्य है। और आज भी चंद्र वरदाई के वंशज है, उनकी वंशावली उपलब्ध है, कम से कम 28-30 लोगों की। अगर हम क्रोनोलॉजी बनाते हैं तो परफेक्टली मैच होता है। जी, तो इसी संदर्भ में हम हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता का जो एक पूरी तरह से कूट रचना की गई है और आर्य आक्रमण सिद्धांत की बात की गई है। तो आर्य आक्रमण सिद्धांत के जो विशेष उसके जो एंकर हैं वो ये है कि वो 1500 BCE में हुआ, और आर्यन जो है वो एक रेस है, और जो आक्रांता जो थे वो बाहर से आए और वो अपने साथ संस्कृत लाए। अब इनमें से एक भी तथ्य जो है पुष्ट नहीं होता है। जो लोग चरवाहे थे, नोमैड्स थे, वहाँ इतनी सोफिस्टिकेटेड भाषा क्या उत्पन्न हो सकती है? क्या समृद्ध ऐसी भाषा हो सकती है? क्या इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख है, या इतिहास में ऐसी कोई भी भाषा हुई है जो चरवाहा संस्कृति से ऊपर उत्पन्न हुई हो? ये जो आर्यन इन्वेजन थियरी के जनक है, ये मूल रूप से 2 तथ्य, एक तो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में, एक इटालियन है जो 16th सेंचुरी में, एक फिलिप्पो सासेट्टी नाम कुछ है उनका, वो आते हैं। वो पहली बार देखते हैं कि कुछ संस्कृत और जो लैटिन और ग्रीक के जो शब्द हैं उसमें समानता उनको नज़र आती। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखा जाता है भारत का इतिहास तो है ही नहीं है, 1500 BC या 1000 BC से आगे तो भारत का इतिहास है ही नहीं है। तो ये शब्द कहाँ से आए? क्योंकि लैटिन ग्रीक का इतिहास उससे प्राचीन है, तो संस्कृत भारत की भाषा नहीं, कहीं बाहर ही हुई होगी। क्योंकि भाषाओं में समान शब्द होना आदान प्रदान का होता है, समकालीनता होती है, लेकिन उससे पहले आपका इतिहास ही नहीं है, तो फिर आपका वो मूल आपका नहीं है, कहीं और से आया। और ये भी है कि जब उन्होंने देखा कि ये एक मध्य एशिया को एक स्थान मानकर के कल्पना की गई कि वहाँ से जो है एक आर्य भारत आए थे, लेकिन ये सब जो है एक प्रकार का, इनके बहुत सारे तथ्य हैं। इनको एक ये भी साबित करना था कि नहीं, हम अकेले भारत से नहीं है, भारत में बहुत आदिकाल से ही बाहर से लोग आके बसते हैं। एक वो भी एक प्रकार का राजनीतिक एक स्टंट उनको करना था। लेकिन साइंटिफिक आधार पर जब देखते हैं तो भारत की प्राचीनता जो है वो ये तो वेस्टर्नर्स की तो समझ के बाहर है। एक तो दूसरे ये है कि जो आधुनिक जो लिंग्विस्टिक्स और जेनेटिक्स, क्योंकि अभी जेनेटिक्स का भी रोल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन माइग्रेशंस को आप मैप कर सकते हैं। वो भाषा के आधार पर भी कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे कि किस टाइम ऐसा हुआ। तो उसकी वजह से क्या होता है, गलत अवधारणाएं हो सकती, जैसे आर्यन इन्वेजन बात आई। अगर भारत पहले से ही था तो सेंट्रल एशिया भारत से गया, अगर भारत था ही नहीं तो सेंट्रल एशिया से इधर आया। तो लेकिन ये आपके मानसिकता पर निर्भर, आप कैसे सोचते हैं। इन अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ गई हैं राखीगढ़ी और बेरन्ना की, तो वो तो अब 8000 BC तक जा रही हैं, यानी 10,000 years बिफोर प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल, वही नहीं है। यहाँ तक भी आप अगर वो भी कई लोग भूल जाते हैं, जो 2001 में एक शहर मिला था ये खंबात की खाड़ी में, समुद्र स्थल से नीचे। बहुत सारे ऐसे शहर है जो अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया है। पुम्पुहार शहर है जो तमिलनाडु के उधर बंगाल की खाड़ी में उस साइड में, तो वो उन्होंने डेटिंग की लगभग 13,000 से लेकर 11,000 BC के बीच में वो रहा होगा। क्योंकि आप समुद्र स्थल का वो स्तर का आप एक वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, कब किस स्तर पे था उस समय, अगर वो है तो उसकी डेटिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य जो है और जो आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ है वो सब साबित करते हैं कि वैदिक और भारतीय सभ्यता जो है ये 10,000 BC से पहले की है, और संस्कृत भाषा भी उससे पहले का ही। और यहाँ तक भी जो तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य का जो समय है वो 11,000 BC के आसपास है।
तो ऋषि अगस्त्य वही व्यक्ति है जो ऋग्वेद के सूक्त भी लिख रहे थे और तमिल भाषा का व्याकरण भी लिख रहे थे। तो तमिल और वैदिक संस्कृत एक सिस्टर लैंग्वेजेस है। लेकिन समस्या ये है क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं ना, पश्चिम से बहुत लोग आते जाते गए, स्पेशली ये मुस्लिम्स, इनकी वजह भाषाओं में इतनी विकृतियाँ आ गई हैं, तो ऐसे लगता है कि दक्षिण की भाषाएं, वो भाषाएं तो अलग अलग फैमिली अलग अलग हैं। तो वो वैसे ही हैं जैसे गोरा आदमी और काला आदमी को देखे दोनों अलग अलग है, वो अलग अलग नहीं है। अब जेनेटिक स्टडीज़ में दोनों कभी प्राचीन वाले भाई भाई रहे हों, लेकिन 10,000 साल पहले तो तमिल कश्मीर से तमिलनाडु गया होगा, वो आज काला होगा। तो उसी तरीके से दक्षिण की भाषाएं जो हैं एक तरीके से व्याकरण और उनके माध्यम से उनको सुरक्षित रखा गया, तो 10-11 हज़ार वर्षों से जो है वो भाषाएं जो है उसी तरीके से बोली जा रही हैं। जबकि उत्तर भाषाओं में बहुत सारा एक तरीके से प्रक्षेप या पश्चिम का प्रभाव, पर्शिया, अरबी और सब उनकी वजह से एक अलग बोलियां विकसित हुई। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग भाषाएं। संस्कृत से अगर आप मैच करेंगे तो द्रविडियन कोई अलग फैमिली नहीं है, इट इज़ इंडीड एक प्रकार का इंडो यूरोपियन फैमिली से ही रिलेटेड है, और विशेष रूप से संस्कृत के एक ही मदर के दो पुत्रियां एक तरीके से हम कह सकते हैं। एक नेचुरल इंडियन लैंग्वेज था, उससे संस्कृत भाषा को एक व्याकरण और एक सिंटैक्स के आधार पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अंग्रेजी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विकसित की गई हैं, उस तरीके से एक नेचुरल भाषा इंडियन भाषा से संस्कृत भाषा को एक व्याकरण के रूप से स्थिर किया गया। दूसरी लौकिक भाषा वो तमिल के रूप में विकसित हुई दक्षिण में। तो ये अलग अलग फैमिली है ही नहीं है, भारत एक ही परिवार है। इसलिए ये सोचना कि द्रविडियंस मूल निवासी है, उत्तर भारतीय बाहर से आ गए, बल्कि अब तो जो है वो बहुत सारे टेकर्स हैं आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के भी। हाँ, ये जो है आप जब ये टाइमलाइन क्रोनोलॉजी, फिर आप जेनेटिक स्टडीज़ में सबसे पहले R1A1 जो R1 जीन है ये कहाँ उद्भव हुआ। रिसेंटली आई थिंक 5-6 वर्ष पहले कई सारी जेनेटिक स्टडीज़ हुई हैं। उन लोगों ने ये साबित किया कि आज से 20,000 साल पहले लगभग जब आइस एज एंड हो रहा था, जैसे 18,000 to 16,000 BC माना जाता है, उस समय सर्वाधिक जनसंख्या भारत में ही थी, और बहुत सारे जो मैटरनल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भारत से ही यूरोप गया, इसलिए उनको यूरोप में कहा जाता है इंडियन ईव्स के जीन से उनमें। तो मदर इंडियन है मगर बाकी सब वेस्ट सेंट्रल एशिया से। इसका मतलब है कि आर्यन इन्वेशन भी होता, केवल पुरुष ही इन्वेड किया, और भारत में केवल महिलाएं थी, पुरुष नहीं थे। और दूसरा, अगर R1 बाहर का है तो 39% इंडियंस कैसे हो गए? इतनी डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो सकते हैं? ये कोई जनसंख्या जिहाद कर रहे थे क्या आकर के? तो ये बहुत सारे विसंगतियां हैं। और एक और, जो इंडो ईरानियन जीन्स जो है वो भारतीय जीन से अलग हुआ लगभग 11,000 BC के आसपास, और उससे पहले लगभग 12,000 BC के आसपास R1B जीन्स जो है भारत से ही यूरोप गया है। और फिर आप पूरे यूरेशियन जो लैंग्वेजेस है उनकी स्टडी करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली वन फैमिली, वो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है। तो उसका मूल क्या है? वो सरस्वती नदी सप्त सिंधु वाला क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान से लेके राजस्थान, हरियाणा, ये जो वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जो कि यहीं से ही सब तरफ माइग्रेशंस हुए हैं। हाँ, जो बाहर के जो लोग रहे हैं उनके साथ जेनेटिक मिक्सअप हुआ है, वो सब है। तो वेस्ट की तरफ जो है मूव आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन की वजह से वेरियस सिविलाइजेशन लाइक सुमेरियन से। और इस ऋग्वेद जो है वो जानता है सरस्वती नदी को? हाँ, नहीं, नदी तमे बोलता है। हाँ, सरस्वती नदी के जो पूरा जो कुछ सारी नदियों का, वो गंगा नदी से लेकर के वो पूर्व से पश्चिम की तरफ ही गिनती करे, इमम में गंगे यमुने सरस्वती श्रुतुद्री। तो ये जो गिनती हो रही है आपकी, ये आपका भारतीय जो एक तरीके से हम कहना चाहें कि ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन से। और यहाँ तक आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया पर्शियन एंड ग्रीक्स का तो इंडियंस का ही माइग्रेशन है, सुमेरियन का भी। ये कहना जो एक यंगर द्रयास एक पीरियड है, एक मिनी आइस एज आया है 10,000 BC से लेकर 10,700 BC के बीच में।
यही समय है क्यों सरस्वती नदी जो है विनशन पर वो सूख गई है। और जो सांभर लेक अभी आपको राजस्थान में है, ये वाला रूट था पहले सरस्वती नदी का। सांभर लेक सरस्वती नदी का क्रिएट किया हुआ, पुष्कर में भी जो है ये वाला आप उसके स्टडी कर लीजिए कब से नमकीन होना स्टार्ट हुआ, आपको पता लग जाएगा कि उतनी पुरानी, उससे पहले ये फ्रेश रिवर बहता था। जब वो पानी एक जगह वो लॉक हो गया, फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर लवणता बढ़ती चली गई। उसके बाद वहाँ से लूनी रिवर निकला। बाद में जब पानी और जगह से आया तो वो एक लूनी, क्योंकि वो नमकीन पानी था, लवणवती उसका संस्कृत में नाम है, लूनी रिवर। तो ये वाला रूट था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये जो मिनी आइस एज आया, उसके बाद सरस्वती नदी दोबारा जब पानी आने लगा वो वेस्ट की तरफ चला गया, वो गंगानगर होते हुए सिंध, जो अभी जो आपको सैटेलाइट मैप मिलता है। तो वो जो सरस्वती नदी सूखने की वजह से वैदिक जो परंपरा है वो कहीं विखंडित हो गई। तो फिर लोगों ने सोचा नहीं, वेद मंत्र केवल सरस्वती नदी के किनारे लिखी जा सकता, इसलिए वेद मंत्र लिखने की परंपरा बंद हो गई, क्योंकि कोई उस लायक नहीं था, ये माना गया। तो उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है कि ये आइस एज समाप्ति के बाद। और ये आइस एज जो अवेस्ता जो पर्शियन का है, वो अवेस्ता एक्चुअली असुर वेद हैं। जैसे देव और असुर थे, दोनों ही स्टेप ब्रदर थे, दोनों में राजनीतिक संघर्ष था, तो उनके पास असुर वेद था। इसलिए मधुकैटभ वेदों को क्यों चुराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अपने असुर वेद से वो पूरा सत्ता काबिज करना चाह रहे थे। तो जब देवों ने उनको विवश किया कि उनको परास्त किया, तब उनके पास कोई मार्ग नहीं था पश्चिम की तरफ जाना, तो उन्होंने अपने असुरवेद के साथ चले गए ईरान और अफगानिस्तान वाला उस क्षेत्र में। फिर उसी अवेस्ता को रिसंकलित किया गया एकेश्वरवाद के रूप में, जो कि अवेस्ता के रूप में आज उपलब्ध है। उसको जोरास्टर ने किया लगभग 7000 BC के आसपास, और एडेट ग्रीक लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जोरास्टर कब हुए थे। वो वही प्लेटो के 6000 वर्ष पहले होते हैं उनके जीवन काल से। इस तरीके से जो है ये था। और जो सुमेरियन से, यही ड्यूरिंग दिस मिनी आइस एज में सुमेरु जो है, जो भारत में सुमेरु पर्वत की बात होती है, वो हिंदू कुश में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, और जो गिलगित में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है केटू माउंटेन। ये वाला क्षेत्र सुमेरु का क्षेत्र कहा जाता था। तो यहाँ पर रहने वाले जो है वो जा कर के पर्शियन गल्फ में सेटल हुए थे एग्रीकल्चरियों के। वहाँ जो यूफ्रेट्स और तिग्रिस की दोनों नदियाँ मिलती हुई आते हैं, तो एक बहुत अच्छा डेल्टा क्षेत्र बनता है। तो वो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र था, तो वहाँ कृषि कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समुद्र का स्तर बढ़ा तो पानी उस पर्शियन गल्फ में आ गया, तो फिर वो लोग जो है वहाँ से हट करके वो इराक में चले गए। और वो सुमेरियन साहित्य में आरट्टों का उल्लेख है। किसका? आरट्ट राजा, आरट्टों का बहुत सारे टैबलेट्स हैं आरट्ट राजाओं का। अब ये जो आरट्ट कौन थे? ये द्रुह्यु का पुत्र आरट्ट है, आरट्ट का पुत्र गांधार है। इन्होंने ही गांधार जनपद बनाई। आरट्ट जो है वो काबुल के पास था। तो आरट्टों से ये लैपिस लाजोली मंगवाते थे, ये भी लिखा हुआ। तो ये आरट्ट जो है ये अफगानिस्तान के राजा बने थे। वो कौन थे? द्रुह्यु के ही बाद में जो ड्रूज जो वेस्ट की तरफ गए हुए हैं, ये वो है। तो जो सुमेरियन से अभी 6000 साल पहले का एक जीनोम मिला है, जब उसकी स्टडी की गई कि वो इंडियन जीनोम से मिलता है। तो ये जो सुमेर शब्द है, पीपल ऑफ सुमेर जो कहा गया, आरट्टों का उल्लेख है वो बात है। आज हिस्टोरियन कहते हैं कि वो मिथिकल लैंड्स वाले हैं, दे आर नॉट एक्चुअल किंग्स। इस तरह का इनका इंटरप्रेशन कैसे हो जाता है? अरे आरट्टों का, आरट्ट राजा की बहन थी जो इनन्ना, जो कि ईस्टर कहा जाता है, जो कि ईस्टर जो है पश्चिम में जो है एक देवी के रूप में है ना, वो आरट्ट राजा की बहन थी। तो उनका जो है एक गिलगमेश, उनके साथ उनका संबंध वो, और गिलगमेश उस समय की, ये सारी जो है सुमेरियन का भी ओरिजिन जो है, अब जेनेटिक स्टडीज़ भी प्रूव करते हैं कि उनका जीनोम जो है इंडिया से मैच करता है। वो सब छोड़ दीजिए, सेम जो हार्वर्ड के सो कॉल्ड जो जेनेटिक एक तरह का वो है ना, उन्होंने एक गेटेड कम्युनिटी बना लिया जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, दूसरों का पब्लिश करने रहे। वो भी कहते हैं ईस्टर्न यूरोपियंस आर क्लोजर टू इंडियंस, चाइनीज आल्सो क्लोजर टू इंडियन। फिर दादा कौन है फिर? तो इंडियंस ही हुए। इंडियंस आर नॉट क्लोजर टू ईस्टर्न यूरोपियंस आर, तो जेनेटिकली है। लेकिन अब एक नया आर्गन, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये तब हुआ प्रिमिटिव स्टेजस में, प्राग ऐतिहासिक काल में। ऐसा कैसे हो सकता है? जो हंटर गैदरर था वो इतनी अच्छी भाषा कैसे विकसित करता? असंभव। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा था, भाषा की उन्नति सिविलाइजेशनल उन्नति के साथ आती है।
हंटर गैदरर्स से ये भाषाएं नहीं फैलती है। जी। तो ये सिविलाइजेशनल माइग्रेशन से समस्या है कि आपको हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को समझना है, लेकिन वो क्रोनोलॉजी आप समझ नहीं रहे हो क्योंकि बाइबल से आपके आंखें गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठे हुए, तो आपको कभी नहीं दिखेगा कि 3000 साल से पहले भी जो है सिविलाइजेशनल क्रोनोलॉजी और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री था। आइए अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेदवीर जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।